गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकुलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। स्वागत करता हूं मैं आपका बीए पार्ट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। बीए पार्ट फर्स्ट में पॉलिटिकल साइंस में अपन दो शुरुआती बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। एक तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं और एक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। आज अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान नाम विभेद, यानी कि राजनीति विज्ञान का नाम, ये इस विषय का नाम क्या होना चाहिए। हम परिभाषाओं और क्षेत्र के मामले में बात कर चुके हैं कि अभी तक विद्वान जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं और क्षेत्र के मामले में सहमत नहीं है, एकमत नहीं है। कोई सर्वमान्य परिभाषा और कोई ये धारणा कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए अब तक हमारे सामने क्लियर रूप में नहीं आई। हालांकि अलग अलग विद्वान इस बारे में अलग अलग बात कहते हैं, अलग अलग उनके विचार है, अलग अलग दृष्टिकोण उन्होंने प्रतिपादित किए। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न विद्वान भी अब तक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि राजनीति विज्ञान का नाम क्या होना चाहिए। अब तक जो दृष्टिकोण सामने आए हमारे, उनमें 4 नाम उभर कर आए हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस विषय का नाम राजनीति होना चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो बहुत सारे विद्वान राजनीति विज्ञान का। और आज चूंकि हम इसको राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारते हैं, इसलिए अधिकांश जो विद्वान है वो इस विषय का नाम राजनीति विज्ञान कहलाना पसंद करते हैं। आज अपन इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस विषय का नाम क्या होना चाहिए, क्या उचित है, और वो भी जानेंगे कि राजनीति विज्ञान के मामले में और जो धारणाएं हैं कि इस विषय का नाम ये होना चाहिए, उस पर भी अपन विचार करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान नाम विभेद। राजनीति विज्ञान के नामकरण पर मत के नहीं, यानी कि आज भी राजनीति विज्ञान के विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है कि इस विषय का नाम क्या होना चाहिए। इस कारण इस अनुशासन में अनेक गलतफहमियां व अस्पष्टता बनी रहती है। अनेक लोगों ने अनेक धारणाओं के आधार पर अलग अलग मत प्रतिपादित किए और अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया। इसलिए इसके बारे में गलतफहमी पैदा हो जाती है कि आखिर हम बात किस विषय की कर रहे हैं। जैसे राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान, तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये भ्रम पैदा हो जाता है कि आखिर हम बात किस विषय की कर रहे हैं। आज इसे राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान आदि नामों से संबोधित किया जाता है, अलग अलग धारणाओं के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। चलिए बारी बारी से अपन बात करते हैं कि इसका नामकरण क्या होना चाहिए। सबसे पहले धारणा जो हमारे सामने आई है वो है कि इस विषय का नाम होना चाहिए राजनीति। राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। जब अपन प्राचीन यूनान की बात करते हैं तो प्राचीन यूनान में प्लेटो का शिष्य हुआ था अरस्तु, जो प्रथम राजवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और तभी से अपने विषय की शुरुआत भी मानी जाती है। इसलिए प्रारंभिक जो धारणा बनी कि इस विषय का नाम क्या होना चाहिए, वो धारणा थी कि इस विषय का नाम राजनीति होना चाहिए, क्योंकि इस शब्द का सबसे पहला जो हमारे सामने दृष्टि आता है वो आता है अरस्तु का, जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। प्राचीन समय में यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे और इन्हीं नगर राज्य के अध्ययन को राजनीति कहा गया। जो अपन याद करो, आप अगर पहला वीडियो देखेंगे राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का, उसमें अपने अर्थ के संबंध में बात की थी कि राजनीति विज्ञान का जो जन्म है प्राचीन यूनान से होता है। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे और उनको पोलिस कहा जाता था, और उन नगर राज्यों की गतिविधियों को लोग राजनीति कहते थे, और वहीं से अपने विषय का नामकरण भी माना जाता है। इसलिए अरस्तु ने उस समय की प्राचीन यूनानी नगर राज्यों की गतिविधियों का अध्ययन करने वाली पुस्तक का नाम भी राजनीति ही रखा था, और इसीलिए इसका नाम राजनीति कहलाना लोग पसंद करते हैं। जेलिलेक, सिज्विक, विल्सन आदि विद्वानों ने राजनीति शब्द से ही इस विषय को संबोधित किया है। कुछ जो समर्थक विद्वान हैं जैसे कि जेलिलेक, सिज्विक, विल्सन आदि ये कहते हैं कि इस विषय का नाम राजनीति ही होना चाहिए। सर फ्रेडरिक पोलर ने राजनीति के 2 भाग किए हैं।
सर फ्रेडरिक पोलर जो हुए हैं उन्होंने राजनीति को दो भागों में बांटा है। पहला है सैद्धांतिक राजनीति, इसमें राज्य के सैद्धांतिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। यानी कि सर फ्रेडरिक पोलर ने राजनीति को दो भागों में विभाजित करते हुए इसके दो प्रकार बतलाए हैं, एक सैद्धांतिक राजनीति और एक व्यवहारिक राजनीति। और सैद्धांतिक राजनीति में राज्य के सैद्धांतिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। यानी कि जैसे कि प्रारंभिक जो राजनीति विज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन, और ये जो चीज़ें हैं ये सिद्धांत तक सीमित रही कि केवल हमें सैद्धांतिक पहलू पर ही गौर करना है। राज्य क्या करता है, कौन से कार्य करता है, कैसे करने चाहिए, इस बारे में विचार नहीं करना है। हमें तो वो जो कर रहा है उसके बारे में ही अध्ययन करना है। तो जो सैद्धांतिक राजनीति है वो राज्य के सैद्धांतिक पहलुओं से जुड़ी हुई, जिसके अंतर्गत सरकार या शासन के सिद्धांतों तथा कानून संबंधी सिद्धांतों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी सैद्धांतिक राजनीति में राज्य और सरकार के जो सैद्धांतिक पहलू हैं, सैद्धांतिक जो राजनीति होती है, जो उसकी कानूनी सिद्धांत होते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो प्रकार बताया फ्रेडरिक पोलर ने वो है व्यवहारिक राजनीति। इसमें राज्य व सरकार के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। यानी कि व्यवहारिक राजनीति राज्य और सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनकी इकाइयां और उनके जो भी पक्ष होते हैं उन सब का। इसमें गैर संवैधानिक इकाइयों, राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली, दबाव समूह, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कूट राजनीतिक अध्ययनों तथा मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी कि व्यवहारिक राजनीति में उसका जो व्यवहारिक पक्ष होता है, जिसमें व्यवहार में राज्य और सरकार के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य होते हैं, राज्य में जो संपादित होने वाली चीज़ें होती है, उनके बारे में अध्ययन पर बल दिया जाता है। जैसे राजनीतिक दल, उनकी कार्य प्रणाली, चुनावों का संपादन, दबाव समूह और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि राज्य जो दूसरों देशों के साथ जो संबंध स्थापित करता है, और कूटनीतिक अध्ययनों के ऊपर, और उनके खास बात ये व्यवहारवादी क्रांति के बाद मानव व्यवहार के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। तो फ्रेडरिक पोलर ने इसको दो भागों में बांट दिया, सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति। लेकिन इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया जाता और बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने इसकी आलोचनाएं की है। आलोचनाओं के लिए कहते हैं कि इसमें सैद्धांतिक पक्ष का अभाव है। राजनीति शब्द के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष की प्रधानता के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष का अभाव है। इसमें राज्य व राजनीति के मौलिक सिद्धांतों का पूर्ण अभाव है। आलोचक ये कहते हैं कि राजनीति सबसे केवल एक ही बात झलकती है, एक बात प्रकट होती है, और वो होता है कि हम बात कर रहे हैं व्यवहारिक। यानी कि हम कहते हैं कि वो राज्य के द्वारा की जाने वाली राजनीति, सरकार ये राजनीति कर रही है। तो इसका मतलब सरकार या राज्य, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, जो उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इस विषय का नाम केवल राजनीति रखते हैं तो ये समस्या पैदा होती है कि राजनीति में केवल व्यवहारिक राजनीति आती है, न कि सैद्धांतिक राजनीति। हालांकि फ्रेडरिक पोलर ने इसको दो भागों में, सैद्धांतिक और व्यवहारिक में बांटा है, लेकिन शब्द पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये केवल व्यवहारिक राजनीति की बात करता है, न कि सैद्धांतिक राजनीति की। इसलिए ये नाम स्वीकार्य नहीं है। दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, राजनीति शब्द से एक नई बात झलकती है, मतलब विकृत मानसिकता की ओर इशारा करता है। जैसे आज राजनीति शब्द का प्रयोग संकुचित व विकृत रूप में होने लगा है। जैसे दैनिक जीवन में कॉलेज की राजनीति, गांव की राजनीति, समूह राजनीति, घरेलू राजनीति आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। यानी राजनीति शब्द को अच्छा नहीं माना जाता। व्यवहारिक रूप में जैसे हम कहते हैं फला वो राजनीति कर रहा है, फला व्यक्ति राजनीति कर रहा है, इसका मतलब ये शब्द जो है ये नकारात्मक है। इस शब्द के साथ एक नकारात्मक ध्वनि प्रकट होती है कि हम उसको गलत वे में लेते हैं, उसके प्रति हमारे एक गलत धारणा बन जाती है कि वो तो इस मामले में राजनीति कर रहा है, इसका मतलब वो नकारात्मक बात कर रहा है, नकारात्मक कार्य कर रहा है। तो ये जो शब्द है राजनीति, ये एक संकुचित और विकृत शब्द की ओर इशारा करता है, इसलिए विद्वान इस शब्द को स्वीकार नहीं करते। एक रूपता का अभाव, राजनीति शब्द के अंतर्गत एक रूपता का अभाव है। राजनीतिक सिद्धांतों में एक रूपता पाई जाती है, लेकिन विभिन्न देशों, समूह और परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवहारिक रूप भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। एक रूपता का अभाव यानी कि जो राजनीति है, व्यवहारिक राजनीति, वो सब देशों में एक जैसी नहीं होती। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन दोनों ही व्यवस्थाओं में काफ़ी बड़ा अंतर है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता पाई जाती है, संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, जबकि भारत में ये नहीं है। भारत में न्यायिक सर्वोच्चता
और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच का मार्ग है। तो दोनों एक जैसी शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी एक जैसी नहीं। इसलिए सब देशों में राजनीति का जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। एक जैसी होने के बावजूद भी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग रूप में कार्य करती है। जब एक ही चीज एक देश में और दूसरे देश में अलग अलग है तो इसका नाम एक कैसे हो सकता है। इन्हीं कारणों से आधुनिक विद्वान इसे राजनीति शब्द से संबोधित नहीं करते। तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि इस विषय का नामकरण राजनीति होना चाहिए। जो दूसरा दृष्टिकोण सामने आता है वो है राजनीतिक दर्शन का। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कांट, हीगल आदि विद्वानों ने इस विषय को राजनीतिक दर्शन कहा। ये जो नाम मैंने आपको गिनाए हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कांट, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली आदि आदि, ये सारे के सारे दार्शनिक हैं, राजनीतिक दार्शनिक। और इन्होंने दार्शनिक होने के नाते दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और ये मानते हैं कि इस विषय का नाम जो है राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। इनका कहना है कि किसी भी अनुशासन का अध्ययन सिद्धांतिक किया जाना चाहिए, व्यवहारिक नहीं। ये जो विद्वान है ये कहते हैं कि किसी भी विषय का अध्ययन करो, अध्ययन सिर्फ सिद्धांतिक होना चाहिए, व्यवहारिक नहीं। और इसी कारण से ये जोर देते हैं इस बात पर कि इस विषय का नाम राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। राजनीति का अध्ययन दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में किया जाता है। यानी कि हम जो राजनीति विज्ञान की बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम जो अध्ययन की बात करें तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के एक भाग के रूप में किया जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा ही रहा है। और आज भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत और राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक विचारों का और विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो का अध्ययन हम आज भी करते हैं। राजनीतिक दर्शन में एक राज्य विशेष का अध्ययन ही नहीं किया जाता, बल्कि एक आदर्श काल्पनिक राज्य पर भी विचार किया जाता है। यानी कि राजनीतिक दर्शन अगर हम इसका नाम रखते हैं तो इस विषय में केवल एक राज्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता, केवल राज्य के कार्यों कार्यकलापों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि यह भी विचार किया जाता है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है, एक आदर्श राजा की स्थापना कैसे की जा सकती है, एक आदर्श राज्य कैसे बन सकता है। हम इस बारे में भी विचार करते हैं। इसलिए जो भी दार्शनिक हुए उन दार्शनिकों ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन कहना ज़्यादा मुनासिब समझा और वो ये मानते हैं कि इस विषय का नाम राजनीतिक दर्शन होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात से सहमत नहीं है और वो इस नामकरण की बहुत बड़ी आलोचनाएं भी करते हैं, जैसे प्रकृति के विपरीत। राजनीति विज्ञान को कला एवं विज्ञान दोनों माना जाता है। यदि इसे राजनीतिक दर्शन विषय माने तो यह कला तक ही सीमित रह जाएगा, अतः यह राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विरुद्ध होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की है। ये तो सत्य है, ये सार्वभौम सत्य है कि राजनीति विज्ञान को हम कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में रखते हैं। राजनीति विज्ञान की प्रकृति की बात आती है तो ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। लेकिन अगर अपन केवल इसका नाम राजनीतिक दर्शन मानते हैं तो ये केवल कला तक सीमित रह जाएगा और इसका जो एक दूसरा पक्ष है विज्ञान का वो इससे अछूता रह जाएगा। और इस कारण से राजनीतिक विज्ञान केवल कला तक ही सीमित रह जाएगा, केवल दर्शन तक ही सीमित रह जाएगा और इसके व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन हम इसमें नहीं कर पाएंगे। इसलिए आलोचक ये कहते हैं इसका नाम राजनीति दर्शन होना उचित नहीं है, क्योंकि ये इसकी प्रकृति के विरुद्ध होगा और इसकी प्रकृति कला और विज्ञान दोनों की है। व्यावहारिक ज्ञान की कमी। राजनीति का अध्ययन करने के लिए इसके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक अध्ययन ही हो पाएगा जो इससे एक पक्षीय बना देगा। अगर अपन इसको राजनीतिक दर्शन मानते हैं तब हम केवल इसके एक पहलू तक ही सीमित रह जाएंगे, यानी कि इसमें जो भी अध्ययन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक होगा। यानी जिस प्रकार से प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, ग्रीन, मार्क्स, मिल, बेंथम आदि जो विद्वान है, जो दार्शनिक है, अगर हम उनके ही विचारों का अध्ययन करेंगे, उनके ही सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तब केवल
सैद्धांतिक पक्ष का ही अध्ययन हो पाएगा और इसकी व्यवहारिक पक्ष की हम अवहेलना कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये केवल राजनीति विज्ञान को एक पक्षीय बनाकर रख देगा, जिसमें हम केवल इसके सैद्धांतिक पक्ष का ही अध्ययन कर पाएंगे, व्यवहारिक पक्ष का नहीं। इसलिए भी विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते। और एक ये धारणा भी है कि ये जो शब्द है ये केवल काल्पनिक है। राजनीतिक दर्शन में बने सिद्धांत काल्पनिक ही है, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक आदि, रूसो की सामान्य इच्छा आदि, ये सब चीजें काल्पनिक है। आज भी अपन अगर प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना करें, यदि उसकी चर्चा करें, तो ऐसा लगता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य इस धरती पर तो संभव है ही नहीं, क्योंकि वो जो कुछ शर्तें आदर्श राज्य के लिए तय करता है, दार्शनिक राजा की जो बात करता है, ऐसे व्यवहार में मुमकिन नहीं। उसने केवल ये बताया कि ऐसा होना चाहिए, आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, आदर्श राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ होना चाहिए, आदर्श राज्य का शासक ऐसा होना चाहिए, यानी चाहिए शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि वो चीज़ व्यवहार में संभव नहीं। ये सिर्फ काल्पनिक धारणाएं हैं, केवल काल्पनिक विचार है, केवल काल्पनिक थॉट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये व्यवहार में मुमकिन नहीं है और इस कारण से राजनीतिक दर्शन जो है वो केवल कल्पना तक ही सीमित रह जाएगा और इसके कारण से इसमें व्यावहारिक पक्ष की अवहेलना हो जाएगी। जो तीसरा इसका नामकरण आता है वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत पर बल देने के कारण इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम दिया जाने लगा है। यानी कि आजकल जो है वर्तमान समय में भी बात करें तो राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों पर कुछ ज़्यादा बल दिया जा रहा है, विशेष रूप से व्यवहारवादी क्रांति के बाद। और व्यवहारवादी क्रांति के बाद तो ये भी कहा जाने लगा कि जो भी शोध हम करें वो सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होने चाहिए, यानी कि नया शोध एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित करे। इसलिए सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसी कारण से बहुत सारे विद्वान जो है वो ये कहते हैं कि इस विषय का नामकरण राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। आधुनिक काल में सिद्धांत निर्माण की ओर कदम उठाए जा रहे हैं और इसका श्रेय व्यवहारवादी विचार को डेविड ह्यूस्टन व लासवेल को दिया जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, व्यवहारवादी क्रांति के पैदा होने के बाद सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा है और यही कहा जाने लगा है कि नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान की बात करें कि राजनीति विज्ञान में नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए और ये जो धारणाएं हैं वो विशेष रूप से व्यवहारवादी विचारकों की है, उनकी सोच है और इसका श्रेय दिया जाता है डेविड ह्यूस्टन और उनकी टीम को, जिसमें लासवेल भी शामिल थे। और इन्होंने ये कहा कि वर्तमान समय सिद्धांतों का और नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों से राजनीतिक घटनाओं के प्रमाण प्रस्तुत कर उनकी सच्चाई की जांच की जा सके। ये जो सिद्धांत है ये दार्शनिक सिद्धांतों से अलग है। दार्शनिक सिद्धांत तो पूरे काल्पनिक है, लेकिन इसमें जो व्यवहारवादी क्रांति के पश्चात नए सिद्धांतों के ऊपर जो बल दिया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि नए सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रतिपादित होने चाहिए, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करके घटनाओं के प्रमाण प्रस्तुत कर उनकी सच्चाई जांच कर फिर नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने चाहिए। यानी कि वर्तमान के जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिकता के ऊपर आधारित है और इसीलिए व्यवहारवादी विचारक ये कहते हैं कि वैज्ञानिकता के ऊपर आधारित नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए और इसीलिए वो ये कहते हैं कि इस विषय का नामकरण जो है राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए। ईस्टर्न का व्यवस्था विश्लेषण, डायच का संचार सिद्धांत, डहल का शक्ति सिद्धांत, स्नाइडर का निर्णय निर्माण सिद्धांत आदि सिद्धांतों में गिरे जाते। ये वो सिद्धांत है जो व्यवहारवादी क्रांति के बाद प्रतिपादित किए गए और ये जो जितने भी व्यक्तियों के नाम मैंने बतलाए हैं वो सारे व्यवहारवादी विचारक हैं और व्यवहारवादी विचारक होने के नाते इन्होंने वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया है, चाहे वो डेविड ह्यूस्टन का व्यवस्था सिद्धांत हो, चाहे डायच का संचार सिद्धांत हो, चाहे डहल का शक्ति सिद्धांत हो, चाहे स्नाइडर का निर्णय निर्माण सिद्धांत हो आदि। ये सारे सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए इन विद्वानों का मानना है कि इस विषय का नामकरण राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन यह भी राजनीति विज्ञान के एक पक्ष सिद्धांत पर बल देने के कारण स्वीकार्य नहीं है। चूंकि हम केवल इसमें सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो जैसा कि फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। अगर अपन केवल इस बात को स्वीकार कर ले कि इसका नाम राजनीतिक सिद्धांत होना चाहिए तो केवल एक पक्ष तक ही सीमित रह जाएगा और वो होगा सैद्धांतिक पक्ष, और व्यवहारिक पक्ष इसमें आ नहीं पाएगा, शामिल नहीं हो पाएगा। इस कारण से इसको भी स्वीकार नहीं करते। और अगला जो सर्वमान्य मत है वो है राजनीति विज्ञान।
अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि इस विषय को राजनीति विज्ञान ही कहा जाना उपयुक्त है। इसमें प्रमुख है गेटेल, शीले, बर्गेस, विलोबी, गार्नर, गिलक्राइस्ट, लिकोक आदि। ये जो विद्वान है इनका मानना है कि इस विषय का नामकरण राजनीति विज्ञान होना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा विद्वान जो इस विषय का नामकरण स्वीकार करते हैं वो राजनीति विज्ञान स्वीकार करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जिनका नाम लिया जाता है गेटेल, शीले, बर्गेस, विलोबी, गार्नर, गिलक्राइस्ट, लिकोक। ये सारे राजनीति विज्ञान के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस विषय का समुचित नामकरण राजनीति विज्ञान ही होना चाहिए। 1948 ईस्वी के यूनेस्को सम्मेलन में भी इसी नाम को स्वीकार किया गया। 1948 में जो यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था राजनीति विज्ञान के विद्वानों का, उसमें भी इस विषय का नाम जो है राजनीति विज्ञान ही स्वीकार किया गया था। इसीलिए सभी विद्वान इस बात पर एकमत है कि इसका नाम राजनीति विज्ञान ही समुचित होगा। इसको राजनीति विज्ञान कहने के पक्ष में निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला है सम्मानप्रद संज्ञा, यानी कि सम्मान सूचक नाम है राजनीति विज्ञान। आज सभी विषय विज्ञान कहलवाने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, इसलिए अनेक विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। यानी कि सभी विषय ये चाहते हैं कि वो भी विज्ञानों की भांति ही गिने जाए, वो भी विज्ञान के स्वरूप में जाने जाए, वो भी ऐसा कहें लोग कि ये विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इसलिए एक गौरव का अनुभव होता है कि किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए चूंकि राजनीति विज्ञान की प्रकृति भी दोनों ही भांति की कि ये कला भी मानी जाती है, विज्ञान भी मानी जाती है, और प्रकृति होने के कारण से सभी विद्वान ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि इस विषय का नामकरण राजनीति विज्ञान ज़्यादा उपयुक्त है, और ये इसके लिए सम्मान सूचक शब्द भी है। गिलक्राइस्ट कहता है कि विवेक तथा प्रयोग के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। ये गिलक्राइस्ट की धारणा है कि इसका सर्वाधिक उचित नाम राजनीति विज्ञान ही माना जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से इसके क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति, राजनीतिक दर्शन व राजनीतिक सिद्धांत सभी प्रकार का अध्ययन क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में सिद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है। आज भी हम इसमें राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई, राज्य से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई हर पहलू का अध्ययन करते हैं, चाहे वो केवल सैद्धांतिक राजनीति नहीं है, सैद्धांतिक हो या व्यवहारिक हो, चाहे राजनीतिक दर्शन हो, चाहे दार्शनिकों के विचार हो, चाहे विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हो, सभी प्रकार की चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। यूनेस्को के तत्वावधान में जो 1948 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसके क्षेत्र को निर्धारित किया गया था, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी। इसलिए अगर अपन अध्ययन क्षेत्र की भी बात करें तो उसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका सैद्धांतिक पहलू भी आ जाता है, इसका व्यवहारिक पहलू भी आ जाता है। इस कारण से इसका सर्वाधिक उचित नाम जो है वो राजनीति विज्ञान ही माना जाना चाहिए। प्रकृति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान को आज कला व विज्ञान दोनों माना जाता है, लेकिन राजनीतिक दर्शन से सिर्फ कला का बोध होता है, जबकि राजनीति विज्ञान से कला विज्ञान दोनों का। यानी कि अगर अपन इसको बाकी अन्य शब्दों पर गौर करें तो उसको केवल एक ही चीज़, एक ही पहलू पर बल देता है, और इससे ऐसा लगता है कि राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है कला और विज्ञान दोनों होने की, वो प्रकृति के विपरीत होगा। अगर इसको राजनीति कहें तो वो सैद्धांतिक राजनीतिक, व्यवहारिक राजनीति तक सीमित हो जाएगा। अगर राजनीतिक दर्शन कहें या राजनीतिक सिद्धांत कहें तो वो सैद्धांतिक पहलू तक सीमित हो जाएगा, जबकि राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों हैं। इसलिए हम इसके सभी पहलुओं को इसमें समाहित करते हैं, शामिल करते हैं। इसीलिए इसका नामकरण राजनीति विज्ञान ही उचित होगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान से इसका कला और विज्ञान दोनों होने का बोध प्रकट होता है। इसलिए यही इसका सम्मान सूचक शब्द भी होना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसे विज्ञान कहकर ही पुकारा, जो इसका सही व उपयुक्त नाम है, और यही बात सच है कि इसका नामकरण राजनीति विज्ञान ही ज़्यादा उपयुक्त है। ये जो चार नाम आए हमारे सामने, राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान, इनमें सबसे ज़्यादा जो विचारक और विद्वान सहमत है वो है इसके नाम राजनीति विज्ञान पर। यही सम्मान सूचक शब्द भी माना जाता है और यही सर्वमान्य मत भी माना जाता है। इसलिए इसका नामकरण जो है वो राजनीति विज्ञान होना चाहिए। तो राजनीति विज्ञान के नाम के बारे में जो मतभेद है विद्वानों के बीच में, उसमें अधिकांश विद्वान राजनीति विज्ञान के पक्ष में है।
तो यह है राजनीति विज्ञान और उसका नाम विभेद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।